नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका नया पैटर्न जारी हुआ, जिस दिन एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन नया सिलेबस जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि जीके जीएसएम क्लास 9 और 10th का जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर है उसी से पूछेंगे। तो उसमें आज हम लोग क्लास 9th का, कौन सा क्लास 9th का राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, उन सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं एक साथ। यानी एनसीईआरटी बुक का जितना भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है उन सभी को लेकर आए हैं। कल हमने 9th क्लास का हिस्ट्री यानी इतिहास का संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाया। आज 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक साइंस का संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और ठीक इसी तरह से 9th क्लास और 10th क्लास का जीके और जीएस यानी दोनों चीज आपका पूर्ण रूप से नए पैटर्न पर कंप्लीट करा देंगे। घबराने की थोड़ी सा भी जरूरत नहीं है, क्लास भले बड़ा है। और 9th क्लास और 10th क्लास का आपका 1 से 2 दिन में जो पीडीएफ लिखा जा रहा है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। कहां पर मिलेगा, एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। वन लाइनर पीडीएफ रहेगा। जितना भी एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया उन सभी को कलेक्ट करके आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड 2 से 4 दिन के अंदर में करा दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो भले लंबा है, देखने में आपको सामने बोर्ड स्मार्ट नहीं है, लेकिन आज आप सभी के लिए स्मार्ट कंटेंट लेकर जरूर आए हैं। कुछ लोग बोले हैं कि सर छोटा छोटा 1 से 2 व्यक्ति का लिखे हैं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। मेरे भाई अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, मोबाइल का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वीडियो में जो होता है एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। जब संपूर्ण पूरा मतलब 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं तो थोड़ा सा भी तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। आप क्या कीजिए, इस क्लास को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। मेरा क्लास कोई लंबा नहीं रहता है। पूरे 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस आप 15 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं पर 3 घंटा 4 घंटा लाइव रहकर मत पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत बनाइए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। चुपचाप एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, 15-15 मिनट का डेली क्लास मिलेगा। वो क्लास वाइज एकदम आपको बेहतरीन ढंग से पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने से मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक चीज आप कमेंट में जरूर बताइए, आप लोग एडमिट कार्ड देख चुके हैं। एक पोल डाले थे, उसमें कुछ लोग को नहीं समझ में आया हमने क्या पूछा। मेरे पूछने का अर्थ ये है कि आप जब एडमिट कार्ड का जो सिटी एग्जाम डेट और सिटी निकाले हैं तो कमेंट करके ये बताइए कि आप किस जिले से हैं। लिखना है कि मैं सिवान जिला से हूँ, मेरा सेंटर मोतिहारी पड़ा है, डेट डालना है। बस कमेंट में सबको ये काम करना है और किस डेट को ये जानना है कि किस जिला का सेंटर अधिकतर कहाँ पर गया है। इसी तरह से सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए कि कौन कहाँ से है और उसका सेंटर कहाँ पे गया है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है एक भी आउटी क्वेश्चन नहीं है, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। संपूर्ण क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का ये बुक हो गया। एनसीईआरटी के बुक के बाद देखिए यहाँ पर जो पीछे में जो सब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी सब क्वेश्चन को लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बोलिएगा कि न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, म्यांमार कब लोकतंत्र को अपनाया? म्यांमार ने कब लोकतंत्र को अपनाया? तो बोलिएगा 1948 ईस्वी में। हमने 4 ऑप्शन नहीं लिखकर पूरे क्वेश्चन को लिखकर उसका मेन आंसर क्या है उसको लिख दिए। क्वेश्चन इजी है, बस अंत तक सुन लीजिएगा तो आपको 50 से 60% 70% ऐसे ही याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ जो है उसका विघटन 1991 ईस्वी में होता है। ठीक। सोवियत संघ का अर्थ हो गया जिसके अंतर्गत रूस को आप अभी जान रहे हैं, रूस के अंतर्गत उसके यूक्रेन, पोलैंड, बहुत से देशों 27 देशों लगभग आसपास में मिलकर एक था जिसका नाम था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 ईस्वी में। अगला है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार
अधिकार कब दिया जाता है? 1951 ईस्वी में। सार्वभौमिक का अर्थ हो गया सभी लोगों को मत देने का अधिकार। जब देश आजाद हुआ तो पहला लोकसभा का चुनाव 1951 में होता है और 1951 ईस्वी में ही हम सभी लोगों को सार्वभौमिक रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है लोकतंत्र के प्रसार का कारण नहीं है, यानी लोकतंत्र को कैसे नहीं फैलाया जा सकता है? विदेशी देश के आक्रमण के कारण। ये उसमें ऑप्शन था कि विदेशी देश कोई आक्रमण करता है तो हम लोग लोकतंत्र को नहीं फैला सकते हैं। अगला है चीन में किस पार्टी का सरकार है? तो बोलिएगा कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में किस पार्टी का सरकार है? तो बोलिएगा कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। कमेंट जरूर करके बताना है कि आप किस जिले से हैं। लिखना है कि मैं छपरा जिला से यानी सारण जिला से हूँ, मेरा सेंटर समस्तीपुर में पड़ा है, डेट डाल देना है भाई। इससे कुछ आपको लास्ट में बताएंगे अगले वीडियो में कि इससे मालूम चल जाएगा कि किस जिला का अधिकतर सेंटर कहाँ पर गया है और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका कब कब एग्जाम है। कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है वर्तमान में वोट देने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष। अभी वर्तमान में आपको वोट देने का उम्र जो है वो कितना है निर्धारित किया गया है? तो 18 वर्ष है। अगला है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछे क्या है? तो बोलिएगा कि पंजा छाप। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा तीर छाप। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। अगला है चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1958 ईस्वी में। पूछे चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो 1958 ईस्वी में चीन में भयंकर अकाल पड़ता है। अगला है भारत में आपातकाल पहली बार कब लगता है? 1975 ईस्वी में भारत में पहली बार आपातकाल लगता है, जिसमें इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी और इसी समय में बांग्लादेश का बंटवारा भी होता है, यानी बांग्लादेश देश के रूप में आता है। भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अंगीकृत हुआ। एक होता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो बोलिएगा कि 26 जनवरी 1950, लेकिन अंगीकृत हुआ यानी स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला है धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, उसकी क्या विशेषता नहीं है? हम लोग धार्मिक राज्य नहीं बना सकते। अभी जैसे बोलते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई भी देश या राज्य विशेष रूप से किसी धर्म के प्रति घोषणा नहीं कर सकता है कि मेरा बिहार राज्य हिंदू राष्ट्र है या मेरा यूपी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। ठीक, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही होता है। अगला ये है कि रंग भेद नीति से तात्पर्य है अश्वेत लोगों से। रंग भेद नीति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? अश्वेत लोगों से। अगला है रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला को जेल हुआ। कितने वर्ष के लिए? 27 वर्ष के लिए। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला को जेल हुआ 27 वर्ष का। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो, ये बात किसने कहे थे? तो बोलिएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये बात बोला गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। अगला है मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कब हुआ? घटा दिया, पहले 21 था उसके बाद 18 कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन में क्या था? 61वां संविधान संशोधन। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। अगला है संविधान लिखते समय मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बोलिएगा 299, यानी संविधान लिखते समय मौजूद सदस्यों की संख्या कितना था? तो 299। बिहार विधानसभा में एससी की आरक्षित सीट कितनी है? यानी अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट कितनी है? तो 37 है। इसको याद रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए इस पार्ट में यानी संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस को हम लोग बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं। आप सभी को दम कमेंट करके जरूर बताना है हर किसी को कि कहाँ मेरा एग्जाम सेंटर है और किस जिले से आप हैं, दोनों एक ही में ऐड करना है। अगला है लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक, और लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण खूबियां ये है चारों ऑप्शन के अनुसार कि स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए।
बिना, मान लीजिए आप वोट दिए, आप वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, जा रहा है कमल पर, एक बात सपोर्टेड मानिए, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं बोला जाता है। इसी निष्पक्ष चुनाव का अर्थ हुआ कि आप जिसे वोट दीजिए उसी पर जाए, सही तरीके से काउंटिंग हो, किसी प्रकार के धन दौलत का चुनाव में प्रयोग नहीं हो। अगला है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो कांग्रेस के द्वारा 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने 1971 ईस्वी में। लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? तो जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा देता है। कब? जब देश में आपातकाल लग जाता है उस टाइम में नारा आता है लोकतंत्र बचाओ। कौन सी पार्टी देती है? जनता पार्टी। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मतदाता है तो वो है आपके भारत। भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है। संविधान की चौथी अनुसूची कौन में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन था कि संविधान की चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अगला है निर्णय लेने के लिए कितने महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? 3 संस्था है। क्वेश्चन है भारत देश में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए कितनी संस्थाएं हैं? तो 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था किस आयोग के द्वारा किया जाता है? बीपी मंडल के आयोग के द्वारा। किस आयोग के द्वारा? बीपी मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा कि अमेरिका के संसद को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका के संसद को क्या बोलते हैं? तो कांग्रेस बोलते हैं। प्रथम सदन, निम्न सदन किसे कहते हैं? प्रथम सदन या यहाँ पर साइन किया या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को हम लोग प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। ठीक। अगला है कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जा सकती? विशेषित वीटो। कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारण नहीं की जा सकती? विशेषित वीटो। अगला है भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल उठाया किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल उठाया गया। अगला है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? 2002 ईस्वी में शिक्षा का जो आपका अधिकार है वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा जाता है। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार जो मेरा है उसका रक्षा जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद उच्च न्यायालय में भी आप रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अगला है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना कब? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका कानूनी अधिकार बन गया। देखिए मौलिक अधिकार में हम लोग का 7 था जिसमें से 1 हटा दिया जाता है संपत्ति का अधिकार को, उसे कानूनी अधिकार बनाया जाता है। अगला है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जाता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब आता है? 1994 ईस्वी में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम लाया जाता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कब आता है? 2006 ईस्वी में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए अधिनियम आता है 2006 में। जितने भी क्वेश्चन हैं संपूर्ण एनसीईआरटी का क्लास 9 का आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। अधिकार वृक्ष लेख का अर्थ क्या है? व्यक्ति का नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो, यानी किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो है वो कानून के अनुसार नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। इसके पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, 2 से 3 दिन या 1 दिन के अंदर में आपको बता देंगे जितना एनसीईआरटी का पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे।
अगर आज का क्लास मेरे भाई पसंद पड़ा है तो अपने भाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि डेली इसी प्रकार का क्लास लाते रहें। कुछ लोग बोलेंगे सर साइंस डेली नहीं ला रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी का निचोड़ ला रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत लग रहा है। साइंस भी आपका एनसीईआरटी का पढ़ाकर पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, अभी बहुत समय है। 9th 10th पूर्ण रूप से कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।